नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जीके का टेस्ट नंबर 37 में लेने जा रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए। रेनबो गुरु के साथ अब करो तैयारी जीत की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रेनबो परिवार में। और आज का टेस्ट बड़ा ही खास होने जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आज मैं लेकर आया हूं। तो मैं शुरू कर देता हूं। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आज हमारा टेस्ट नंबर 37वां मैं शुरू करता हूं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनते रहिएगा। आइए, सवाल नंबर पहला आज की क्लास का। और ये टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे होता है। चलिए, सवाल नंबर पहला क्या कहता है, देखिए। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहा जाता है? ये दक्षिण अमेरिका के घास के स्थलों का नाम आपको बताना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करना शुरू कर दीजिए, अपना अपना सही जवाब देना शुरू करिए। जल्दी से बताइएगा क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है, क्या उनको कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, प्रेयरीज, वेल्ड। सवाल नंबर पहला बिल्कुल सुपर फास्ट टेस्ट होगा। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने टेस्ट नंबर 37 में। तो बेटा पंपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पंपास। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ सवाल नंबर 2 की ओर। विश्व में गन्ना उत्पादन करने में सर्वश्रेष्ठ देशों के नाम बताइए। सभी लोग अपना अपना सही जवाब देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सबसे ज्यादा ब्राजील में, फिर भारत में, फिर चाइना में। ठीक है बच्चे, अवरोही क्रम में इनको लगाना था, यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन आपका ब्राजील में होता है, फिर भारत में, फिर चीन में। तो दूसरे सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। ये गेहूं की खेती के लिए बड़े फेमस है। गेहूं की खेती के लिए बड़े फेमस है। सभी विद्यार्थी लिख लीजिएगा। ये पंपास घास के मैदान जो दक्षिण अमेरिका में है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका के देश जो हैं वे जैसे आपका ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वेडर करके, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, ये सभी दक्षिण अमेरिका के देश है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, गन्ना आपने कभी देखा है क्या कि एरोप्लेन में गन्ना इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सी होगा। गन्ने का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। आइए सवाल नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होती है? कौन सा फसल ऐसा है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलता है? उत्तरी गोलार्ध, देखो पृथ्वी के दो टुकड़े किए हुए हैं काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी खेती केवल उत्तरी गोलार्ध में ही की जाती है? गन्ना, चुकंदर, चाय या कपास? ये आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आज का। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। जो जो जुड़ चुका है सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। परीक्षाएं बहुत नजदीक है, अब सीरियस होने का समय है। तो चुकंदर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चुकंदर केवल उत्तरी गोलार्ध में ही
उगाई जाती है। सवाल नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को अब सीईओ नियुक्त किया गया है। इस पद को संभालने वाले वह कौन से व्यक्ति होंगे? ध्यान से सवाल पढ़ लेना और मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए। सवाल नंबर 5 रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले। जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव है उनको सीईओ नियुक्त किया गया और ये पद पहली बार आया, तो बेटा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहले। सवाल नंबर 6 ओम कहां से लिया गया है? जल्दी बताइए। ओम, ओम कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद या यजुर्वेद? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। ओम कहां से लिया गया? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बृहदारण्य उपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन इसका राइट कर लेना। सवाल नंबर 7 इनमें से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता होती है उसको घटा देती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन आपके सामने है। सुपर फास्ट टेस्ट चलेगा, जल्दी जल्दी अपना सही जवाब देते रहिएगा। तो कौन सी गैस ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है उसको घटा देती है? तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो वाहनों के धुएं से निकलती है। ठीक है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए आगे आते हैं इसी के साथ सवाल नंबर 8 की ओर। सुनामी डैश के कारण आती है? बताओ, बताइए बच्चा, सुनामी किसके कारण आती है? समुद्र की ओर तेज हवाओं के आने वाले जल से, जल के नीचे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों से, चट्टानों के अचानक टूटने से या निम्न वायुमंडलीय दाब से सुनामी किसके कारण आती है? तो जिस जिस विद्यार्थी ने इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा दिया, जो बिल्कुल सही होना चाहिए, देख रहा हूं मैं अभी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी विद्यार्थी, जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर दीजिए। तो बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, जल के नीचे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों से। सवाल नंबर 9 आज का टेस्ट नंबर 37 है। सवाल नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा उन कार्बन युक्त यौगिकों में से एक है जिसे कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा उन कार्बन युक्त यौगिकों में से एक है जिसे कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? नाभिकीय अम्ल, प्रोपेन, मीथेन या साइनाइड? जल्दी से बताइए बच्चा, नाभिकीय अम्ल, प्रोपेन, मीथेन या साइनाइड? इनमें से कौन सा कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो साइनाइड, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, साइनाइड। सवाल नंबर 10 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? दतिया, नागदा, बांसवाड़ा, कपूरथला? सबसे कम आबादी वाला शहर, ये सवाल रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा रखा है, लेकिन देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे आज। तो कपूरथला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही बताया। आइए सवाल नंबर 11 की ओर। मार्बल कैंसर क्या होता है? मार्बल कैंसर संगमरमर की खादानों के कारण मिट्टी का क्षरण, संगमरमर की खादानों के कारण पशुओं में होने वाला रोग, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण, या फिर खादानों में काम करने के कारण मानव को होने वाला
कैंसर, मार्बल कैंसर क्या होता है? जल्दी बताइए। तो अम्ल वर्षा के कारण जो संगमरमर का क्षरण होता है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? अम्ल वर्षा। तो बेटा मार्बल कैंसर इसी को कहते हैं कि अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण हो जाना। आइए सवाल नंबर 12, वर्कला, चोरी, निटिका किस राज्य के समुद्री तट है? वर्कला, चोरा और निटिका, चोरा है चोरा, वर्कला, चोरा और निटिका किस राज्य के समुद्री तट है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जल्दी बताइए और डेली टेस्ट दिया करो, रात 8:30 बजे होता है, रोजाना टेस्ट दिया करो और सुबह मिलेंगे 5:15 बजे धमाकेदार करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है बच्चे, आज मैं मॉर्निंग में नहीं ले पाया करंट अफेयर की क्लास, तबीयत थोड़ी डाउन थी इसलिए मैं नहीं ले पाया करंट अफेयर की क्लास, कल सुबह होगी। तो ये चारों के तीनों ये केरल के समुद्री तट के नाम है। किसके बच्चे? केरल के समुद्री तट के नाम है। सवाल नंबर 13, गांधी इरविन जो समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, कौन सी शर्त इनमें से नहीं रखी गई थी? बताइए, कौन सी शर्त नहीं रखी गई? चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना चाहिए, पहली शर्त। नमक कर को हटाकर कानूनी रूप से उत्पादन, व्यापार और बेचने की अनुमति दे देनी चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त थी खादी उत्पादन पर कर हटाना और चौथी शर्त है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। बताइए, इनमें से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पहली शर्त जो है ना, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें यह शर्त रखी गई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देना चाहिए। बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, यह भी शर्त रखी गई थी नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन, व्यापार और बेचने की अनुमति दे देनी चाहिए। और डी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। लेकिन सी ऑप्शन, खादी उत्पादन पर कर हटाना, ये किसी बात की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, जबकि ए, बी और डी तीनों की शर्त रखी गई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खादी उत्पादन पर कर हटाना। चलिए, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से विल्सन रोग का कारण नहीं है, लक्षण बताना है। ये बताना है आपको, विल्सन रोग जब हो जाता है तो कौन सा लक्षण उसका नहीं है? पहला, बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी होना, मांसपेशियों की कठोरता या अनियंत्रित गतिशीलता, सी, पेट में तरल पदार्थ का निर्माण होना, या डी, रतौंधी। निम्न में से क्या विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी होना बिल्कुल सही है। मांसपेशियों की कठोरता या अनियंत्रित गतिशीलता ये भी होता है। पेट में तरल पदार्थ का निर्माण भी होता है, लेकिन विल्सन रोग का संबंध रतौंधी से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए आगे आते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग साल में हर डैश महीने में एक बार बैठक जरूर बुलाता है। बताइए, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम आयोग बोर्ड जो है साल के हर एक साल में कितने महीने में बैठक बुलाता है? तो सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब दीजिएगा और याद रखिएगा, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो बोर्ड है वो साल में हर 6 महीने में, एक साल में 2 बैठक जरूर बुलाता है, याद रखना। याद रखोगे, 6 महीने में एक बार बैठक बुलाता है। सवाल नंबर 16, कला भवन 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, यह कहां है? ये कला भवन बताना है आपको, कला भवन कहां है? बताइए, कला भवन कहां है? जल्दी बताइएगा। कला भवन 1919 में जो बनाया गया था, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
आइए सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से एक था? तो सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के समय शासन काल में राज्यपालों में से कौन था? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर गयासुद्दीन तुगलक यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 18, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ये सभी लोग जानते होंगे, धमाकेदार कमेंट कर दो भाई। अब करेंगे हम तैयारी जीत की, करेंगे तैयारी जीत की। सैयद वंश की स्थापना किसने की? निजाम शाह, मोहम्मद बिन फरीद, खिज खां, बहलोल बहलूल खान। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, खिज्र खान। 18 का सी सही है। सवाल नंबर 19, हिमाचल प्रदेश में डैश दर्रा एक पर्यटक आकर्षण स्थल है। बताइए, सवाल नंबर 19, हिमाचल प्रदेश में है दर्रा जो प्रसिद्ध है, पर्यटक आकर्षण स्थल है, बड़ा फेमस। और हिमाचल प्रदेश का दर्रा बताना है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में इनमें से है जो बड़ा फेमस टूरिस्ट प्लेस है? तो याद रखेंगे रोहतांग दर्रा। क्या याद रखोगे बच्चा? तो रोहतांग दर्रा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 20, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? बताइए, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पीसी महालनोबिस, आर ए फिशर, एफ येट्स या फिर एम एच हैंसन। सवाल नंबर 20, तो बिल्कुल इसका सही जवाब पीसी महालनोबिस हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, पीसी महालनोबिस। आइए सवाल नंबर 21, जंग को निम्नलिखित 3 घटकों में से किसकी जरूरत होती है? जब जंग लगना होता है तो कौन सी 3 चीजें बिल्कुल जरूरी है जंग के लिए? बताइए, स्टील लोहा और ऑक्सीजन, लोहा ऑक्सीजन और नमी, लोहा नाइट्रोजन और नमी, या हीलियम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कौन सी 3 चीजों का होना जरूरी है जंग लगने के लिए? तो देखिए, लोहे पर जंग लगता है, और ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन से लगता है, और नमी से। ठीक है बच्चे, जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया है, ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो जंग लगने के लिए बी ऑप्शन चाहिए, लोहा, ऑक्सीजन और नमी, और नमी। सवाल नंबर 23, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। देखो सभी विद्यार्थी एक बार प्यार बरसा दो, क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। कौन सा वंश है जिसने भारत पर सबसे पहले शासन किया? तो गुलाम वंश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गुलाम वंश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 24 की ओर। सुपर फास्ट टेस्ट है, बिल्कुल लेजीपना नहीं चलेगा। अपने सभी विद्यार्थी अपना अपना सही कमेंट देते रहिएगा। और सवाल नंबर 24 पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? बताइए, बहुत जानकारी देता है ये सवाल भी। दे रहा है ना जानकारी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन
कुतुबुद्दीन ऐबक। सवाल नंबर 25, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? के राधाकृष्णन, फली नरीमन, पी सदाशिवम या कैलाश सत्यार्थी? किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? किसके बाद? मदर टेरेसा के बाद। बताइए, मदर टेरेसा के बाद। सही सही जवाब दीजिएगा अपना, सही सही जवाब बताइएगा। तो चलिए बच्चे, इस सवाल का करेक्ट आंसर कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, यानी 25वें सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही है। सवाल नंबर 26, मिथुन एक मवेशी नस्ल है जो कहां पाई जाती है? बताइए। मिथुन मिथुन एक मवेशी नस्ल है जो कि पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु में। जल्दी बताइए, मिथुन मवेशी नस्ल कहां पाई जाती है? अरुणाचल, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? जल्दी बताइए। चलो बता देता हूं, जहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है उस राज्य में, जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, अब तो बता दो। मिथुन एक मवेशी नस्ल है, कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बगलीहार बांध किस नदी पर है? बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया? सवाल नंबर 27 क्या कहता है? जल्दी बताइए। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया? करेक्ट आंसर बताइए। सिंधु, चिनाब, सतलुज या रावी? सिंधु, चिनाब, सतलुज या फिर रावी? जल्दी बताइए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुपर फास्ट कमेंट करिए अपने अपने सभी विद्यार्थी, कोई भी इधर उधर की कमेंट पे बातें ना करेगा, सभी अपने अपने सही उत्तर देंगे। परीक्षा बहुत नजदीक है रेलवे की, अखबार में भी आ गई है आज परीक्षा की डेट। ठीक है ना, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे जाकर प्ले लिस्ट के बाद का ऑप्शन आता है कम्युनिटी, वहां जाकर आप न्यूज कलेक्ट कर लिया करो डेली। चलिए, तो बगलियार बांध आपका चिनाब नदी पर बना हुआ है। 27वें का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बगलियार बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है। सवाल नंबर 28, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ है? ये बताना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर या देहरादून? दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर, देहरादून? दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर या फिर देहरादून? बताइए सही जवाब क्या? तो जल्दी बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जबलपुर। सवाल नंबर 29, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल, धन का प्रवाह न हो क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल, धन का प्रवाह ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो सीधी सीधी सी बात है, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। आसान है, बंद अर्थव्यवस्था। सवाल नंबर 30, देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कंप्यूटर को बूट अगर करना हो तो किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर या फिर लोडर? कंप्यूटर को बूट करना हो तो किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर या फिर लोडर? सवाल मैं दो दो बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है बच्चा, और सभी विद्यार्थी जरा लाइक बटन दबा दीजिए। जिसने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया हो, जरा लाइक बटन दबा दीजिए
और सभी विद्यार्थी क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। ये टेस्ट हमारे YouTube चैनल पर डेली रात 8:30 बजे होता है। सभी विद्यार्थी जीके का टेस्ट दिया करो, जीके अपनी स्ट्रोंग बना लो, ऐसे ही जीके स्ट्रोंग बनेगी। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ओएस की जरूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। सवाल नंबर 31, फाइल की सीधी एक्सचेंज को क्या कहते हैं? फाइल का सीधा एक्सचेंज क्या कहलाता है? बताइए, फाइल का सीधा एक्सचेंज क्या कहलाता है? रिलेटिव एक्सेस, फाइल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस। बताइए, फाइल का सीधा एक्सचेंज क्या कहलाता है? रिलेटिव एक्सेस, फाइल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस या रैंडम एक्सेस? तो जैसे कि इसका नाम है कि फाइल का सीधा एक्सेस, तो रैंडम एक्सेस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी डी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 32, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत है। बताइए, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का परसेंटेज बताना है, कितना है? भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का परसेंटेज कितना है? 25%, 25% से कम, 33% या 50%? बताइए सही जवाब क्या होगा? भारत की कुल भूमि का, भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25% से कम। सवाल नंबर 33, कटिहारी पादप जो अपने अंदर कीड़ों को खा जाते हैं, चिपका लेते हैं ना, बंद हो जाती हैं, जो जैसी मक्खी बैठती है फूल बंद हो जाता है। तो कटिहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? वो कीटों में से क्या निकाल लेते हैं? कटिहारी पादप उन्हें कहा जाता है, वो कीटों को फंसाते हैं, उनमें से क्या चाहते हैं वो? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या नाइट्रोजन? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीटों को फंसाते हैं, उनमें से क्या लेते हैं वो? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर विद्यार्थियों नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन नाइट्रोजन चाहिए। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है? देखिए, शुष्क सेल की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? जो ड्राई सेल होते हैं ना, शुष्क सेल, जो मानकर चलिए जैसे लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी या घड़ी में सेल डलते हैं, वो सूखे होते हैं, उनमें थोड़ी पानी डालते हो आप। चलिए, तो शुष्क सेल की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। स्वतः अपापचयन अभिक्रिया, संयुक्त अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, अपघटन अभिक्रियाएं। तो शुष्क सेल की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है शुष्क सेल की कार्य प्रणाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत अपघटन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? विद्युत अपघटन। चलिए सवाल नंबर 35 की ओर। जीव मंडल में आश्रय निम्न में से किससे है? जीव मंडल से आश्रय, जीव मंडल किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? चार ऑप्शन है। महासागर का वह भाग जहां पादप और जंतु हो, महासागर भूमि, मृदा और वायुमंडल सहित पृथ्वी का वह भाग जहां जैविक पदार्थ हो, या सी ऑप्शन जैविक पदार्थ के चारों ओर वायुमंडल से, या भूमि का वह क्षेत्र जहां जैविक पदार्थ हो। जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? बताइए, जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? बताइए जल्दी से, जीव मंडल से क्या समझते हैं आप? तो बी ऑप्शन पढ़कर देखिए, महासागर भूमि, मृदा और वायुमंडल सहित, यानी महासागर, भूमि, मृदा और वायुमंडल सहित पृथ्वी का वह भाग जहां जैविक पदार्थ होता है, उसी को जीव मंडल कहते हैं। बी ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है। सवाल नंबर 36,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? कौन सा तथ्य भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? जरा सभी विद्यार्थी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, सुपर फास्ट टेस्ट ले रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है तो दक्षिणी दोलन, सी ऑप्शन इसका सही है, दक्षिणी दोलन। सवाल नंबर 37, रंगनाथ मंदिर कहां स्थित है? रंगनाथ मंदिर कहां स्थित है बताइए? तिरुपति, चेन्नई, श्रीरंगम या कांचीपुरम? रंगनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो ये नहीं कि भाई रंगनाथ है तो वो श्रीरंगम में होगा, ऐसा लॉजिक मत लगाना अभी पहले। तिरुपति, चेन्नई, श्रीरंगम या कांचीपुरम, रंगनाथ मंदिर बताना है कहां है जल्दी से। वेयर इज रंगनाथ टेम्पल लोकेटेड? रंगनाथ मंदिर कहां है? हिंट दे देता हूं, तमिलनाडु में है। हिंट दे देता हूं, तमिलनाडु में है। चलो अब बताओ इनमें से कौन सा तमिलनाडु में है? बहुत सारे हैं, तो श्रीरंगम ही इसका सही जवाब है बच्चे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्रीरंगम। 37वें का सी, श्रीरंगम। सवाल नंबर 38, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 38वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए? तो मैं इसका करेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं। जो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है ये साइंस में दिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए। विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, बाकी तीनों गलत है। तो याद रखेंगे ना सभी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। सवाल नंबर 39, भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू मिड डे मील किसने चालू किया था? किस एजेंसी ने चालू किया था 1995 में? भारत सरकार द्वारा 1995 में जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो शुरू किसने किया? देखो सन याद रखना, 1995। और ये शुरू किसने किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने या फिर यूनिसेफ ने? ये तुम्हें बताना है किसने शुरू किया मिड डे मील योजना। सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। केवल 6 प्रश्न आपके टेस्ट में बचे हैं, आज 45 क्वेश्चनों का टेस्ट है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 40, भारत भवन किस राज्य की राजधानी में स्थित है? भारत भवन कहां है? भारत भवन कहां है? किस राज्य की राजधानी में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? भारत भवन कहां है जल्दी बताइए? भारत भवन किस राज्य की राजधानी में स्थित है? सभी विद्यार्थी सही सही जवाब देंगे। भारत भवन कहां है? बताइए जल्दी से। तो भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल में है, याद रखना। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 41, जल के प्रयोग से रोगों के निदान को क्या कहते हैं बताइए? जल के माध्यम से रोगों को दूर करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोपैथी, हाइड्रोग्राफी या हाइड्रोनीमी? जल के प्रयोग से रोगों का निदान क्या कहलाता है बताइए? सही सही जवाब देते रहिए बच्चा। तो हाइड्रोपैथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन हाइड्रोपैथी। सवाल नंबर 42, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त
किसने शुरू किया था? बताइए, भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? वारेन हास्टिंग, थॉमस मुनरो, ये सुनरो नहीं है, मुनरो है, थॉमस रीड या लॉर्ड कॉर्नवालिस? बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बताइए जल्दी से। तो डी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने डी बताया बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए सवाल नंबर 43। श्री पागल बाबा मंदिर कहां है? श्री पागल बाबा मंदिर कहां स्थित है? आगरा, मथुरा, वृंदावन, केदारनाथ? श्री पागल बाबा मंदिर कहां स्थित है? अब आप रेनबो गुरु के साथ करो तैयारी जीत की परिवार में शामिल हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी मेहनत करिए। डेली सुबह 5:15 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास देखिए, बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा। ठीक है बच्चे, तो श्री पागल बाबा मंदिर वृंदावन में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट लगा लीजिए, वृंदावन। सवाल नंबर 44। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को क्या बच्चे आलस्य का प्रदेश कहते हैं? विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश? किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहते हैं? तो बच्चे किसे कहते हैं? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश को। आलस्य का प्रदेश किसे कहते हैं बच्चे? ये कहते हैं विषुवतीय प्रदेश को। किसको? विषुवतीय प्रदेश को। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट आज का टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। दुनिया को कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? बताइए, विश्व को, पूरे विश्व को कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? 8, 10, 11 या 12? आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और वीडियो का लिंक आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और जिसने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांट रखा है? 12 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पूरे विश्व को 12 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है। तो ये आज की हमारी 37वीं क्लास है। ठीक है बच्चे, 37वां टेस्ट आज का हमारा कंप्लीट हो जाता है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि टेस्ट को आप पूरा देखिए, जो बीच में शामिल हुआ हो वो भी टेस्ट को पूरा देखिए। ठीक है बच्चे, अब रेनबो गुरु के साथ आप करिए तैयारी, जीत की में शामिल हो चुके हैं। तो सभी मेहनत करिए, रोज रात को 8:30 बजे टेस्ट दिया करिए और अपना स्कोर डेली चेक करिए। आज हमारा 37वां टेस्ट हो चुका है। ये टेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सभी को अब गुड बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं सुबह 5:15 वाली करंट अफेयर की क्लास में। क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चे, सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।